ईरान ने अमेरिका के एक बड़े हाथी को मार गिराया है जो अमेरिका के बड़े बड़े लड़ाकू जहाज़ों में तेल भरने का काम करता था। अमेरिका का यह ऐसा हाथी है जो आसमान में उड़ता है और फाइटर जेट में तेल भरता है। यानी इन जहाज़ों को ज़मीन पर उतरकर फ्यूल रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आसमान में परवास करने के दौरान ही रिचार्ज हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने इस बड़े वाले हाथी को ऐसा रिचार्ज किया है कि उसके मलबे ज़मीन पर बिखरे हुए हैं और उसके क्रू मेंबर की तलाश हो रही है। इस हाथी के गिरने से अमेरिका का बरसों पुराना बना बनाया तिलिस्म भी चूर चूर हो गया है, जो पूरी दुनिया में ये भरम बनाया हुआ है कि अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अमेरिका को बित्ते भर का देश बुरी तरह से टक्कर दे रहा है, और वो भी सिर्फ अपने दम पर। भारत की मीडिया ये दिखाने में लगी हुई है कि ईरान के कंधे पर चीन और रूस का हाथ है। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि कोई मुस्लिम देश खुद के बलबूते पर अमेरिका से टक्कर ले सकता है। ईरान की ताकत को देखकर बीते 2 हफ्तों से गोदी मीडिया बेहद सदमे में है। फादरलैंड को एक तरफ ईरान मार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह भी ठोक रहा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इराक में मौजूद अस्करी ग्रुप ने इराक में फ्रांस के मिलिट्री बेस पर हमला किया है, जिसमें एक मिलिट्री अफसर की मौत हो गई और 6 फौजी जख्मी हो गए। इस हमले की वजह से नाटो की फौज भी ईरान के खिलाफ जंग में कूद सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मिडिल ईस्ट के ममालिक से कह दिया कि जल्द से जल्द अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को अपने देश से हटाओ, वरना हमले होते रहेंगे। ईरान की नज़र में अरब और अमेरिका की नहीं रही कोई भी औकात। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने अमेरिका का KC-135 एयर फ्यूलिंग जहाज को मार गिराया। IRGC के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि पश्चिमी इराक में अमेरिका के KC-135 एयर फ्यूलिंग जहाज को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निशाना बनाया गया था और दावा किया गया है कि सारे के सारे क्रू मेंबर भी मारे गए। बयान में बताया गया कि IRGC ने अमेरिका KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये जहाज पश्चिम इराक के ऊपर ही तबाह हो गया। एक KC-135 फ्यूलिंग वाले जहाज में आमतौर पर 6 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें एक फ्लाइट, एक को पायलट और एक बूम ऑपरेटर शामिल होता है, जो हवा में फ्यूलिंग का काम करता है। वहीं सेंटकॉम ने जहाज के नुकसान होने की बात कबूल की है, लेकिन दुश्मन के हमले से इनकार किया है। जाहिर सी बात है, नाक कट जाएगी। जिस नाक को ऊंचा करने में अमेरिका ने बरसों बरस गुजार दिए, वो ऊंची नाक अगर दुश्मन के हमले की वजह से कट जाएगी तो न सिर्फ अमेरिका की नाक कटेगी, बल्कि पूरी दुनिया में उसका थू थू होने लगेगा। उसकी इज्जत के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। लिहाजा अगर कहीं जहाज गिर जाए और उसका फाइटर जेट तबाह हो जाए, अगर उनका ड्रोन मार गिराया जाए, तो उसे अक्सर फ्रेंडली फायर कहकर टाल दिया जाता है, ताकि नाक भी बची रहे और इज्जत भी सलामत रहे। लेकिन ये इज्जत और नाक दोनों ही इस वक्त मिडिल ईस्ट में बाकी नहीं रही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नाक कट चुकी है, अमेरिका की इज्जत लुट चुकी है। लूटने वाला कोई और नहीं, बल्कि अमेरिका की इज्जत लूटने वाला ईरान है। अमेरिका के कपड़े फाड़ने वाला ईरान है, अमेरिका के पैंट नोचने वाला भी ईरानी है। अगर ट्रंप बाबू खुद मैदान जंग में होते तो उनकी नाक भी ईरान काट लेता। अगर ट्रंप बाबू अपना कच्चा बचा सकते तो बचा लेते, पर ईरान से जंग के दौरान अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद होते तो ईरान उनका पैंट और कच्चा दोनों ही फाड़ देता। सेंटकॉम ने कहा है कि उसे KC-135 फ्यूलिंग क्राफ्ट के हादसा होने की जानकारी है। बयान के मुताबिक ये वारदात ईरान पर हमले के दौरान फ्रेंडली एयर स्पेस के दौरान हुआ है। यानी अमेरिका ये कहना चाहता है कि अमेरिका के ही जहाज़ों के जरिए गलत फहमी में या किसी हादसे की वजह से उनका जहाज तबाह हो गया। सेंटकॉम ने आगे कहा कि इस वारदात में 2 जहाज शामिल थे। एक जहाज पश्चिमी इराक में हादसे का शिकार हो गया, तो वहीं दूसरा जहाज सुरक्षित लैंड कर गया। अमेरिकी फौज ने कहा है कि बचाव का काम जारी है। इल्जाम लगाया गया है कि ये वारदात दुश्मन की गोलीबारी और फ्रेंडली फायरिंग की वजह से नहीं हुई। माना जा रहा है कि इस जहाज की लागत तकरीबन $200 मिलियन है। राहत और बचाव का काम जारी है। अब यह एयरक्राफ्ट फादरलैंड को छोड़कर फूफालैंड यानी अमेरिका की तरफ लौट गया है। फिलहाल ये जहाज तबाह होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दायरे में इसका तेल फैल गया होगा। जिस इलाके में गिरेगा वहाँ के आसपास की आबादी भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट की जंग फिलहाल बहुत बड़े सर दर्द के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट की जंग को संभाल पाना बस की बात नहीं रही। महज 6 दिनों में ही अमेरिका के $11 अरब से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है। ऊपर से मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके मिलिट्री ठिकानों पर ईरान की बमबारी से जो नुकसान हुआ, उसका तो हिसाब लगाना ही बहुत मुश्किल है। IRGC ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें नेवल फ्लीट को निशाना बनाते वक्त बंकर बस्टर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। यानी बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम भी ईरान के पास मौजूद था, तभी तो उसने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। अब तक ये बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास ही होते थे, शायद अब दूसरे देशों ने भी बंकर बस्टर बम बनाना शुरू कर दिया है।
ईरान का कहना है कि उसने एंटी ड्रोन सिस्टम को भी निशाना बनाया है। ड्रोन के बचाव और रखरखाव वाले मेंटेनेंस एरिया को भी निशाना बनाया है। सपोर्टिंग इक्विपमेंट के साथ साथ फ्यूल टैंकर को भी निशाना बनाया। यहां तक कि तमाम टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। IRGC का कहना है कि उनका हमला बहुत ही सटीक रहा, जिसमें अमेरिका की फौज को काफी नुकसान हुआ। ईरान ने लब्बैक खामनई कोड नेम से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 42वीं वेव लॉन्च की। ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों समेत इजराइल में भी जमकर हमला किया है। इस दौरान इमाम, कदर, खैबर शिकन और फतह समेत कई भारी भरकम मिसाइलों के साथ सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ईरान का ये जवाबी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की नेवी के सेंट्रल कमांड ने बताया है कि USS जेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लग गई। यह आग तब लगी है जब वो ईरान के खिलाफ लाल सागर में गश्त कर रहा था। ईरानी फौज ने अपने हालिया ऑपरेशन में अमेरिका के मिलिट्री के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी फौज ने जुमेरात को कहा कि उसने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में हवाई अड्डे और खुफिया हेडक्वार्टर समेत कई जरूरी फैसिलिटी को टारगेट किया है, जिसमें उसने अपने लेटेस्ट मिसाइल और ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पल माखिम बेस सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी और मिसाइल टेस्ट साइट के साथ साथ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग और हैरमेस 900 ड्रोन भी तबाह किया है। ईरान का कहना है कि उसने ओवदा एयरबेस को भी निशाना बनाया है, जो कि इजरायली एयरफोर्स का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहां अमेरिका के F-22 फाइटर जेट भी तैनात हैं। इसके साथ ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बैट के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। खैर, इजराइल में बहुत ही खतरनाक सेंसरशिप लगाया गया है। पूरी दुनिया में वो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन की आज़ादी की वकालत करता है। वो आज़ाद ख्यालों की बात करता है, लेकिन उसके लिए अब ऐसा दौर आ चुका है कि खुद ही आज़ाद ख्याल लोगों का गला घोंट रहा है, खुद ही लोगों की आवाज़ दबा रहा है। अपने मिलिट्री सेंसरशिप के जरिए मीडिया को कुचल रहा है, ताकि इजराइल के भी बुरे हालात दुनिया को ना दिखाए जा सके, क्योंकि ईरान ने इजराइल को इतना बुरी तरह से मारा है कि उसके बाद इजराइल को इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं, और उन इमारतों की तस्वीर लेना भी फिलहाल इजराइल में एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा। और इतना तो ज़रूर समझ में आ गया है कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई मुल्क जंग नहीं चाहता तो वो कमज़ोर ही होगा। ईरान ने इतना ज़ख्म दिया है कि उसे ठीक होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। अब जब ईरान से खतरनाक ठुकाई हो रही है तो अमेरिका ने सीज़फायर के लिए रूस और चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, पर ईरान जंग नहीं रोक रहा। वो जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका और इसराइल के लिए बेहद और बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।